Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, unluckily, unfortunately, or maybe fortunately, we are just online again. और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी का मामला फरमाए। इसके लिए ख़ास तौर पे अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। सो लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द करेक्टिव मेजर्स वी कैन जस्ट डू, जो हम कर सकते हैं फॉर रिमूविंग द डिस्टर्बेंसेस। अब जो सिस्टमेटिक एरर्स की हमने आज बात की है लास्ट क्लास के अंदर, तो हमने सोर्सेज, अच्छा आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ काफ़ी आप लोगों की। अरे फरहान, अच्छा म्यूट होता है इसमें, एक मिनट। चलें भाई, आप खामोश रहें, आप अपने 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 स्पीकर जो है ना, अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि आपके शोर जो है ना है। और मैं जब आपको सवाल करने का जो है ना ऑप्शन दूँ ना, फिर आप मुझे अपने माइक्स ऑन कीजिएगा, सही है? ये आवाज़ जो है ना कानों में डिस्टर्ब कर रही है। प्लीज़ कॉपरेट। अच्छा, तो अच्छा, हम तो सिस्टमेटिक हम एरर्स की बात सिस्टमेटिक कर रहे एरर्स थे की बात कर रहे थे और और आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? आवाज सही आ रही है आप लोगों को? नहीं सर ये नहीं सर, ये यस सर। क्या हो गया कि ये जो है मेरे कान में इसकी जो मेरी इको आ रही है। जो मेरी इको आ रही है, अच्छा, तो मैं इसकी मीटिंग दोबारा से, सही है? अब सही है? सर आवाज़ अब आ रही है? ठीक हो जाएगा। अब सही हो हाँ गई? अभी ठीक है। अब सही हो जी गई। जी। ये नेट का कोई इशू था मेरे पास, पे कोई मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं वो सिस्टम के इनबिल्ट ऐसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर्स एरर्स आ रहे होते हैं। लेट मीन ये एडमिट कर दें। अच्छा, तो हमने इसके बारे में काफ़ी सारी बात की है लास्ट क्लास में। अब हम जो करेक्टिव एक्शंस की बात बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है सिस्टमेटिक एरर्स की वजह से। सिस्टमेटिक एरर्स में आपको याद दिलाऊं कि सिस्टमेटिक एरर्स का मतलब यह है कि ज़ीरो एरर है इसके अंदर, या फिर यह है कि निडल मुड़ी हुई है, या फिर यह है कि सिस्टमेटिक एरर में कि अगर आपने कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है इन द मेजरमेंट, इन द सिस्टम, इन अ सिस्टम वेयर यू वांट टू टेक द मेजरमेंट, तो उस सिस्टम के इंसर्शन की वजह से उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है उसने। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपने करंट मेजर करना है तो उस करंट मीटर हैज़ टू बी इंसर्टेड इन सीरीज विद द लोड। अब इस करंट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी कम होती है, बट समटाइम्स दिस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम की कम है तो ये जो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगी तो ये फर्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से वोल्ट मीटर का जो होता है आमतौर पर पैरेलल में होता है, और पैरेलल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की काफ़ी हाई होती है, 100 किलो ओम्स और मे बी 1 मैक। तो अब 1 मैक की रेजिस्टेंस हो सकता है कि आपके किसी सिनेरियो में तो बिल्कुल भी सिस्टम को अफेक्ट ना करे, वो 0.001% भी अफेक्ट ना करे। लेकिन समटाइम्स व्हेन द सिस्टम इज सच दैट कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और वो वोल्टेज मैंने आपको पोटेंशियल डिवाइडर बना के दिखाया था, सही है? इसी तरीके से एक और जो चीज़ है सिस्टम सिस्टम एरर्स में, वो है देखें, इसको देखते हुए चले जाएं, सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। तो एक जो अफेक्ट है ये वाला मैं आज जो डिस्कस करने लगा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, और दैट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइंग इनपुट्स। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बात की, डिस्टर्बेंसेस ऑफ द मेजर सिस्टम बाय द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई है, अभी मैंने जो भी थोड़ी सी बात की सीरीज मीटर या एम्पियर मीटर की और ओम मीटर वोल्ट मीटर की। अच्छा, सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, वेयर एंड टेयर हो गई है, जीरो ऑफसेट आ गया है, तो दैट इज ऑल्सो अ सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, जहाँ पे भी आपने कोई रेजिस्टेंस लेनी होगी या वोल्टेज मेजर करने होंगे तो आपने कोई ना कोई तार लगाने होते हैं, उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लीड्स। तो उसकी एक रेजिस्टेंस होगी, वो हमेशा सिस्टम के अंदर आएगी, इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं अपना एक एक्सपीरियंस के आम तौर पे जो वोल्ट मीटर्स होते हैं करंट मीटर्स होते हैं या रेजिस्टेंस मीटर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस पे इतना कनेक्टिंग लीड्स का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो वो लंबे लंबे वायर होते हैं, लीड्स आपने देखी है मल्टीमीटर की। लेकिन जहाँ पे आपने कैपेसिटर की रीडिंग लेनी हो ना, कैपेसिटर को मीटर में आपने मेजर करना हो, तो होता यह है कि अगर कैपेसिटर के साथ अगर आप लीड्स भी ऐड कर देना, तो दैट कैन क्रिएट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रीडिंग। सो उसके लिए क्या करते हैं मीटर बनाने वाले, वो वहाँ पे मीटर के ऊपर दो ऐसे कनेक्टर दे देते हैं जिसके अंदर आप कैपेसिटर को इंसर्ट कर देते हैं।
वहीं पे विदाउट द लीड्स। so that makes the resistance of the leads excluded from the system। वो डायरेक्ट आपका कैपेसिटर, ये वो एक मिसाल हो गई कि कैपेसिटर की मेजरमेंट के लिए आमतौर पर लीड्स इस्तेमाल नहीं होती, या फिर लीड्स इस्तेमाल होती है तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, 3 इंच 4 इंच की, और उसके ऊपर क्रोकोडाइल लगे होते हैं ताकि कैपेसिटर पे आप उसको क्रोकोडाइल से मेजर कर सकें। हाँ, एक और बात कि रेजिस्टेंस अगर आपने मेजर करनी होती है ना, तो आप अपने हाथ के साथ भी इसको मेजर कर लें, और हाथ भी आपका टच कर रहा हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कैपेसिटेंस मेजर करनी है और आपने अपने हाथों से 2 चुटकियों में, आपकी 2 उंगलियों की चुटकियों में आपने लीड भी पकड़ ली, कैपेसिटर भी पकड़ ली, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो कैपेसिटर की रीडिंग उस तरीके से नहीं ली जाती है। तो वहाँ पे कनेक्टर के ऊपर इंसर्ट कर दें, या छोटी छोटी लीड्स होती हैं उसके ऊपर क्रोकोडाइल्स लगे हुए होते हैं। तो ये बात हो गई कि रेजिस्टेंस की लीड भी। अच्छा, सिस्टम डिस्टर्बेंस ड्यू टू मेजरमेंट, मैं इसके बारे में काफ़ी सारी बातें कर चुका, ये लास्ट क्लास में भी मैं कर चुका था। आज जो मुझे करना है ना, वो अगला टॉपिक लेना है, दैट इज एरर्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल इनपुट्स। अब इसके जेल में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या आपको आवाज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ जस्ट इन्फॉर्म मी ऑन माई व्हाट्सएप, या फिर चैट में बताएं, या आप अपना माइक खोल के मुझे बताएं कि भाई ये इशू आ रहा है। और कोई नया बंदा एडमिट होना चाह रहा हो तो मुझे बताएं। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, लेट मी जस्ट कंफर्म कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, सही है। तो एनवायरमेंटल इनपुट्स हो गई, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी उसके अंदर आ, आ जाती है, फर्क आती है। अच्छा, अब अब ये जो चीज़ है ना, ये मेथड ऑफ अपोजिंग इनपुट्स, मैं आपको सिर्फ एक मेंशन कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा इस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके जो कोई सिस्टम है जिसकी कोई अंदर की चीज़ टेम्परेचर से अफेक्टेड हो जाती है, उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो उसके साथ ऐसा करते हैं कि एक नेगेटिव कॉन्फिगरेशन का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे बात हो रही है अपोजिंग इनपुट्स की। तो अगर एक चीज की रेजिस्टेंस बढ़ेगी हाई टेम्परेचर के साथ, तो दूसरी के साथ जो एक उन्होंने लगाई है नेगेटिव कॉन्फिगरेशन की रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ओवरऑल इफेक्ट कुछ थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ इस मीटर के बारे में। ये मीटर की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में पहले आपको बता दूं, और इसके मीटर के बाद ये ब्लॉक डायग्राम है इसका, ये वाला, ये भी आप देख लें। और फिर इसके बाद ये एम्पलीफायर ऐड हो रहा है, इसकी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि एम्पलीफायर ने क्या किया, काम क्या किया। तो सबसे पहले तो ये सुन लें कि ये मीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। ये मीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है कि दिस इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडमिट कर लूँ, कोई बैल बजी है शायद, हाँ ये भी ऑल ठीक है। अच्छा, जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं, क्या रिकॉर्डिंग सेशन अवेलेबल है, आप उसको देख सकेंगे, और अपना माइक माइक म्यूट करके रखिएगा। अच्छा, सो तो ये जो सेटअप है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। अब परमानेंट मैग्नेट क्या चीज़ है, इसके साथ में 2 मैग्नेट लगे हुए हैं, 2 पोल्स हैं, और ये एक मीटर है जिसकी निडल होगी, और वो आपको रीडिंग दिखाएगी। और वो रीडिंग क्या दिखाएगी, दैट इज जस्ट डिपेंड, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मीटर है जिसकी निडल मूव करती है विथ डायरेक्टली, द डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड और करंट अप्लाइड, करंट आमतौर पे। तो फिर उसको जो है वो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है फॉर शोइंग यू, लाइक 100 वोल्ट का मीटर बनाना है, 1000 वोल्ट का मीटर बनाना है, या एम्पियर मीटर बनाना है, या वोल्ट मीटर बनाना है। तो उसके ऊपर पूरी एक कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी पूरी एक साइंस है, और उसकी एक कैलकुलेशन है। हम इलेक्ट्रिकल में जब मेजरमेंट पढ़ते हैं तो हम ये पूरी डिटेल में इसको कन्वर्जन इसकी पढ़ते हैं कि एम्पियर मीटर बनाने में क्या लगेगा, वोल्ट मीटर में क्या लगेगा। तो किसी मौके पर मैं आपको थोड़ा सा मैं एक मेंशन कर दूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, और दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल मीटर है। परमानेंट मैग्नेट ये साइडों पे 2 साउथ और नॉर्थ के पोल लगे हुए हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है, या 2 बार मैग्नेट भी हो सकते हैं, लेकिन ये है परमानेंट मैग्नेट, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। परमानेंट मैग्नेट वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी मैग्नेट 2 किस्म के होते हैं। परमानेंट मैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक ओर दैट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक ओर्स। तो उससे जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनता है, ये अल्लाह ने नेचर के अंदर रखा हुआ है। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट
जो है, अगर उसमें से आप करंट गुजारेंगे थ्रू अ वायर, तो दैट वायर विल बी जस्ट प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट। उसकी फील्ड से मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होगा, और वो उसी वक्त होगा जब जब उसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा। और जब करंट गुजरना छोड़ देगा, तो वो कॉइल जो होगी उसके अंदर से मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि दिस मूविंग कॉइल इज जस्ट सस्पेंडेड बाय प्रॉपर मींस, जो इसको मूव कर सके बिटवीन, तो जब आप बिटवीन द पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स, तो जब आप इसके अंदर से करंट गुजारेंगे, तो क्या होगा कि इसकी फ्लक्स लाइंस और ये जो मैग्नेटिक कॉइल है, करंट गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक बन गई है, उसकी अभी फ्लक्स लाइंस इंटरेक्ट करेंगी, एंड इट विल क्रिएट अ टॉर्क, अ रोटेटिंग टॉर्क। दैट रोटेटिंग टॉर्क इज नॉर्मली फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि आपको पता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होती है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करती हैं फॉर सम पैरामीटर, यानी जो भी हाई वैल्यू होगी वो आपको राइट पे नजर आएगी। तो कुछ केसेस में इसका अपोजिट भी होता है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, वो मैं आपको डिटेल अभी नहीं बता रहा कौन से मीटर्स ऐसे हैं जो, क्योंकि आउटडेट हो गए ना ये मीटर्स अब। इसकी मुझे फिजिकल मिसाल दिखाने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, और आपको प्रैक्टिकल के अंदर ये सिनेरियोज भी कम ही मिलेंगे, बिकॉज वी ऑलवेज हैव डिजिटल काइंड ऑफ meters. So we will just concentrate on the things which are just right now available in the market, and then you will be coming across the type of the meters. तो उसकी हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन अब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि राइट पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो आपको पैरामीटर दिखाएगी। अब ये बात आपको मैंने बता दी। तो ये दो स्प्रिंग्स हैं, दो मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, और ये बीच में कॉइल है जो कि मूव करेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैंने वीडियो रखी हुई है, और अगर आप चाहेंगे तो इसका लिंक भी दे दूंगा, या फिर जो है इसको एलएमएस पे लिंक इसका शेयर कर दूंगा। तो ये वीडियो, Let us discuss Diels-Van movement. The PMMC or permanent magnet moving coil movement. आप लोगों को वीडियो की आवाज आ रही है? जरा मुझे बताइएगा। ये व्हाट्सएप पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे बता दीजिए। कहाँ गई, कहाँ गया, ये रहा, कहाँ, सर आवाज आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा कुछ। कहाँ गया, कहाँ गया? These two magnetic poles create a uniform. Let us discuss Diels-Van movement. The PMMC or permanent magnet moving coil movement is alternatively known as Diels-Van movement, because this type of movement was invented by Diels-Van. This system consists of a simple horseshoe-shaped permanent magnet. Two ends of the magnet are North Pole and South Pole respectively. These two magnetic poles create a uniform magnetic field between them. Between these two magnetic poles, there is a coil wound on a light metal frame. This light metal frame is so mounted that it can rotate freely in the field. Two phosphor bronze conductive springs are attached, and upper and lower portion of the coil has control spring. One pointer is attached to the coil as shown. As soon as there is a current in the coil, a deflecting torque Td is produced due to electromagnetic effect. The controlling torque Tc is provided by two phosphor bronze conductive springs. The deflecting torque Td is directly proportional to current I through the coil. The controlling torque Tc is directly proportional to deflection of the pointer theta. At equilibrium, torque Td equals to torque Tc. Hence, theta is proportional to current I to be measured. Hence, the system can measure the current efficiently. Hope you understand the concept. Thank you. अच्छा, सो अब एक तो ये तो थी थोड़ी सी ऐसी के एनिमेशन थी, एक और एनिमेशन वाली मूवी भी है, एक और भी है।
इसमें अंदर आवाज नहीं है। दिस इज कॉइल, अ मूविंग कॉइल, और इसके ऊपर दोनों तरफ देखें स्प्रिंग्स लगे हुए हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। यहाँ से हम करंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियोस आप देख लीजिएगा बाद में, और अभी मैं आपको थोड़ा सा क्विकली दिखा देता हूँ कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। देखें करंट फ्लो करना शुरू किया, और जब इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ कॉइल के अंदर से, तो the flux lines that are the fixed flux lines due to the permanent magnet, and then the interaction due to the electromagnet जो कि इस कॉइल की वजह से बना है, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन आ गई है और इसकी वजह से करंट नजर आ सकता है। अब इसी करंट को किसी भी जगह पे आप प्रोपोर्शनल कर लें किसी भी क्वांटिटी के जो आपको मेजर करनी है, तो ये मीटर आपका कुछ भी दिखा सकता है। समटाइम्स दिस इज यूज्ड फॉर शोइंग यू द आरपीएम, समटाइम्स वोल्टेजेस, समटाइम्स करंट, and this meter is at a heart of quite a few type of meters। जो भी कोई से भी मीटर होते हैं उसका जो बेसिक अंदर होता है ना, ये डी आर्सनेबल मूवमेंट मीटर भी हो सकता है। अच्छा, ये अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, देखिए देखिए ये जो है ना मॉडिफाइंग इनपुट जो आज बात कर रहे हैं ना हम, ये दीज आर द मेथड्स ऑफ अपोजिंग इनपुट्स बात की, और हाँ मॉडिफाइंग इनपुट्स यहाँ पे देखें मैं बताता हूँ तो, कि ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये है मॉडिफाइंग इनपुट्स, ये दो। अच्छा है क्या, पहले तो ये बताऊं मैं। देखिए इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, एंड देन देयर इज अ कांस्टेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कॉइल। ये इनपुट वोल्टेज विल जस्ट बी पास थ्रू दिस कॉइल, और इसी तरीके से स्प्रिंग का भी एक अफेक्ट होगा, स्प्रिंग और कॉइल। तो क्या होगा कि ये जो है वो टाइम के साथ या इन्वायरमेंटल इनपुट के साथ ये अफेक्ट होंगी। ये जो है ये जो कॉइल है, या ये ये वाली कॉइल मूविंग कॉइल इसलिए कहते हैं कि ये कॉइल साथ में घूमती है, पॉइंटर के साथ घूमती है, इसलिए मूविंग कॉइल कहते हैं इसको। और जो ये स्प्रिंग है, ये इसके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड पे, लेकिन इसके ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं स्प्रिंग पे भी और कॉइल पे भी। तो ये जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो उसको हमने ऊपर से शो किया हुआ है, और इनका जो अपना कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की सूरत में मौजूद है। तो इनसे मल्टीप्लाई होगा इनपुट वोल्टेज, और फिर वो वहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर ये स्प्रिंग के साथ अटैक एक्ट करेगा और एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। अच्छा, मतलब समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर स्प्रिंग बहुत हार्ड होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, अगर स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा कांस्टेंट में थोड़ा सॉफ्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। तो दिस टॉर्क इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द डिस्प्लेसमेंट, एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द कॉइल एंड द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के बिहेवियर में चेंजिंग आ सकती है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, डीसी और डीएस मॉडिफाइंग इनपुट्स हैं, और इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। क्या ये क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं ये, तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए करेक्टिव एक्शन जो हमने आज डिस्कस करना है वो क्या करें, कि इस पूरे सेटअप के अंदर एक और ब्लॉक ऐड कर दें, और उसको कह दें नाम एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर का ब्लॉक ऐड कर दिया, और एम्पलीफायर कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता, यानी मटेरियलाइज नहीं हो सकता विदाउट द फीडबैक। तो दिस इज जस्ट नथिंग, जस्ट द एडिशन ऑफ अ फॉरवर्ड एम्पलीफायर एंड द फीडबैक पाथ। तो केसी और केएस तो बिल्कुल वही है, और डिस्टर्बिंग इनपुट्स भी इनकी डीसी और डीएस हैं फॉर द कॉइल एंड द स्प्रिंग। और क्योंकि अगर आपने एम्पलीफायर के भी ब्लॉक ऐड कर दिया है, तो इसके मॉडिफाइंग इनपुट्स भी, मतलब ये कि एनवायरनमेंट एम्पलीफायर को भी अफेक्ट करेगा, और इसी तरीके से एक फीडबैक पाथ भी आपको देना पड़ता है एम्पलीफायर को रियलाइज करने के लिए। तो वो फीडबैक पाथ भी अफेक्ट होगा ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। तो ओवरऑल जो अब सिस्टम बन गया। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, फीडबैक इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स वाई यहाँ पे एक नेगेटिव का एक सबट्रैक्टर लगा हुआ है, कि ये जो ई नॉट आएगा। अब देखें, क्योंकि ये तो ऑनलाइन लेक्चर है ना, मैंने तो अदरवाइज इसकी डेरिवेशन बोर्ड पे करनी होती है, तो फिर ज़्यादा आराम से समझ में आ जाती है, और मैंने अपनी कॉपी में भी की थी, लेकिन यही वाले सारे स्टेप्स थे, इसलिए मैंने आपको वो अपनी कॉपी की तस्वीर नहीं खींची, इधर से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। जो फीडबैक बात होता है वो नेगेटिव में अप्लाई होता है, ये नेगेटिव, ई नॉट इज नेगेटिव। तो जो इनपुट थी, इनपुट वोल्टेज, वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर ई आई माइनस ई नॉट बन गया। अब जो यहाँ से एम्पलीफायर से या पूरे सिस्टम से जो गुजरेगा ना, वो ये वाला डिफरेंस सिग्नल गिरेगा। दिस इज कॉल्ड एरर सिग्नल। व्हाट एरर सिग्नल? द एरर सिग्नल बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड द फीडबैक
पार्ट ऑफ द आउटपुट, फीडबैक पोर्शन ऑफ द आउटपुट, यानी कोई इसका एक पार्ट लेकर इसको फीडबैक कर देते हैं। पार्ट लेकर मतलब ये कि पोटेंशियल डिवाइडर लगा के इसको एक थोड़ा सा रेशियो बना के इसको फीडबैक कर देते हैं, एंड दिस फीडबैक पाथ इज बेसिकली डिसाइडिंग द एम्पलीफायर्स गेन के इसी पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन हम एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब ये जो इनपुट बन गई है वो ये बन गई है। सर सर हाँ जी जी, क्लास का सर टाइम हमारी खत्म हो गया। क्लास है, अच्छा आप नेक्स्ट लोग क्लास है सर। आप ऐसा करें, आप लोग लीव कर दें। आई विल जस्ट कंटिन्यू टू रिकॉर्ड एंड देन यू विल बी एबल टू सी दिस रिमेनिंग पार्ट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट। सही है, सर एलएमएस थोड़ा में। सा ही कीजिएगा सर, इतना सारा नहीं कीजिएगा रिकॉर्ड। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, अभी 10 मिनट में इसको जो है ना रैप अप कर दूंगा। तो जो लोग रहना ठीक है चाहते हैं वो रहें, बाकी जो लीव करना चाहते हैं वो बड़े शौक से चले जाएं, रिकॉर्डेड पार्ट अवेलेबल होगा। अच्छा यहाँ पे कोई और तो आज नहीं आया अभी। अच्छा सही है, तो यू कैन लीव। अच्छा अब ये जो एम्पलीफायर है वो भी इफेक्ट होगा, मैं आपको बता रहा था। सर अच्छा अब सर ये रिकॉर्डेड और ये वीडियो वगैरह अपलोड हो जाएगी ना सर? जी जी, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपडेट हो जाएगी। ठीक है एलएमएस में सर, लिंक होगा और मेरे चैनल पे वीडियो होगी। जैसे आपके वो पास अभी आपने भी जो अभी वीडियो। सर वीडियो दिखाई ना उसमें भी थोड़ी फंस फंस के चल रहा था जो, वो भी अपलोड कर दीजिएगा सर। अच्छा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी अपलोड कर दूंगा। ठीक ठीक है, है सर, सही है, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि अब जो ये एम्पलीफायर बनेगा वो, ओहो सॉरी, यहाँ पे तो वो स्टेप्स हुए ही नहीं है जो अच्छा ये रहे जो मैंने किए थे, नहीं वो है मौजूद है, सॉरी वो ऊपर है। अच्छा तो आ, जो फीडबैक का जो रेशियो है वो क्या होगा कि एक्स नॉट यहाँ से आया, फीडबैक के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया के एफ, द कॉन्स्टेंट ऑफ द फीडबैक रेशियो के एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट, ई नॉट बन गया, ये रहा ई नॉट। बात समझ में आ गई ना? आई होप कि ये समझ में आ गई है कि यहाँ से जो एक्स नॉट आउटपुट आ रहा है वो फीडबैक पाथ ब्लॉक के थ्रू से गुजर के, और जब भी ब्लॉक होता है ना ट्रांसफर फंक्शन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है इनपुट के साथ। यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये इनपुट है और ये इसके सारे ब्लॉक्स के वो है गेन्स हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ए फिर इनपुट बन जाएगी, फिर एक और के सी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर के एस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ अभी। तो ई नॉट जो पार्ट है सिर्फ वो है के एफ एक्स नॉट, यहाँ से एक्स नॉट और यहाँ से के एफ। आई होप कि दिस इज क्लियर इनफ। अच्छा एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एक्स नॉट ये पूरा फॉरवर्ड पाथ है। अच्छा इसको कहते हैं फॉरवर्ड पाथ, इसको कहते हैं फीडबैक पाथ। यहाँ पे नेगेटिव होता है यानी ई नॉट नेगेटिव में आता है। अच्छा अगर फीडबैक नेगेटिव में नहीं होगा ना तो एम्पलीफायर नहीं बन सकता, इसलिए एम्पलीफायर बनाने के लिए फीडबैक नेगेटिव जरूरी है, इससे स्टेबिलिटी आती है एम्पलीफायर में। और अगर स्टेबल एम्पलीफायर स्टेबल ना हो तो फिर वो ऑसिलेटर बन जाता है। और आपने कभी सुन देखा होगा मस्जिद के अंदर आमतौर पे जो माइक होता है वो सीटी बजाना शुरू कर देता है, स्पीकर से सीटी बजना शुरू हो जाती है। तो स्पीकर पे जो सीटी होती है वो क्या होता है, वो असल में ये होता है कि कहीं ना कहीं से स्ट्रे पाथ्स बन जाते हैं, स्ट्रे पाथ्स जो कि इंटेंडेड नहीं होते, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा फीडबैक हो जाता है कि इतना ज़्यादा फीडबैक हो जाता है कि फीडबैक पॉजिटिव हो जाता है, और वो इसको जो है ऐसा कर देता है कि इस सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है और ऑसिलेटर बन जाता है। और जो सीटी होती है ना वो सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और वो ऑसिलेशन होती है, और इसी वजह से वो सीटी बन जाती है। और होता नॉर्मली ये कब है कि जब माइक स्पीकर के बिल्कुल करीब हो, तो होता ये कि जो स्पीकर से आउटपुट आ रही होती है वो माइक के अंदर भी जाना शुरू हो जाती है। यानी जो आप माइक के इनपुट देना चाह रहे हैं उसके अंदर स्पीकर का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाना शुरू हो जाएगा, स्पीकर से आउटपुट आ रही है एम्पलीफाई होकर फिर माइक के अंदर जा रही है, और फिर मजीद एम्पलीफाई होकर आगे फिर माइक के अंदर जा रही है, और फिर मजीद जो स्पीकर से आवाज़ बढ़ी तो वो माइक के अंदर इनपुट भी बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड द फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक इज ऑलवेज यूज फॉर ऑसिलेटर। एम्पलीफायर में द फीडबैक शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये बात हो गई। तो फीडबैक हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए ये ई नॉट यहाँ पे नेगेटिव में है। अच्छा ये जो ऑनलाइन क्लास होती है ना इसके अंदर बंदा जो है ना थोड़ा सा ओपन लूप में चल रहा होता है, आप लोगों का रिस्पांस नहीं पता होता मुझे कि हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर जस्ट व्हाट आर योर फेसेस, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा तो ये ई नॉट यहाँ पे माइनस में आ गया, दैट इज द इनपुट मल्टीप्लाई बाई के ए के सी एंड के एस, ये हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया बात? अच्छा अब जो ई नॉट है ये हम पहले लिख चुके हैं कि ई नॉट इज के एफ एक्स नॉट, तो के एफ एक्स नॉट क्यों यहाँ पे लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। ई आई दैट इज कहाँ ई आई, ये वाला ई आई
जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन ई नॉट को क्योंकि हमने इसकी एक्सप्रेशन से लिख दिया के एफ और मल्टीप्लाई बाई एक्स नॉट, तो यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक्स नॉट है और दिस होल थिंग यहाँ पे ये एक्स नॉट आ गया इसमें, और ये टोटल चीज जो है वो क्या है, टोटल भी एक्स नॉट ही आ रहा है ना, ये पूरा पूरा का पूरा, दैट इज ई नॉट। ई नॉट तो ये हो गया विच इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये रहा, हाँ ये आ रहा, मैं एक्स नॉट नजर नहीं आ रहा था, सॉरी। तो ये टोटल क्या चीज है, ये एक्स नॉट है, ये एरर मल्टीप्लाई बाई द गेन्स, तो ये एक्स नॉट, यहाँ पर भी एक्स नॉट है, यहाँ पर भी एक्स नॉट है। तो हमने क्या किया कि दोनों एक्स नॉट वाली एक्सप्रेशन को दोनों को यहाँ पे एक साइड पे लिख लिया, तो ये बन गया एक्स नॉट कॉमन निकल आया यहाँ से, और यहाँ से भी एक्स नॉट कॉमन निकल आया, और बच क्या गया यहाँ पर, और क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव होके गया था, नेगेटिव था यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया के एफ, फिर के ए ये रहा, फिर ये के एम ये रहा, और के एस ये रहा। सही है, तो पूरी एक्सप्रेशन ये हो गई। और अब एक्स नॉट बराबर हो गया किसके, इस पूरी चीज को नीचे ले जाएं, ये पूरी चीज को नीचे लेकर गए, ऊपर से था कि ई आई के ए के एम के एस, ये रहा, ई आई तो ऊपर से बाहर निकाल दिया, और के ए के एम के एस यहाँ पर आ गया, तो ये भी ऊपर ही है, न्यूमरेटर में ही है, और ये 1 प्लस के एफ के ए के एम के एस ये साथ आया हुआ है। इसको के एम को जरा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, यहाँ पे दोनों ने 2 वर्ड चेंज कर दिए, दिस इज बेसिकली के सी, के एम इज बेसिकली के सी हियर, तस्वीर में के सी लिखा हुआ है और एक्सप्रेशन में के एम लिखा हुआ है, तो इससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो जाएगा। जैसे ये के है तो यहाँ पर भी के है, ये के एस है तो यहाँ पर भी के एस है, लेकिन ये के सी को के एम कर दिया है। अच्छा, तो क्या हुआ कि ये जो न्यूमरेटर होगा, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गेन द बिग नंबर, एंड इसी तरह से के एम एंड के एस, तो दिस विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू 1, तो हम इस 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो के ए के एम और के एस तो कट जाएगा, सिर्फ नीचे रह जाएगा के एफ, तो ई आई अपन के एफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी एक्सप्रेशन दैट इज एक्स नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज ब्लॉक, के सी और के एस के सारे ब्लॉक से ये बिल्कुल आज़ाद हो गया आपका रिस्पॉन्स एक्स नॉट। इसका मतलब है कि अगर के ए के सी के एस अगर चेंज भी होते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स यानी मॉडिफाइंग इनपुट्स, तो ये क्योंकि एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहे, तो अगर आ रहे हैं एक्सप्रेशन में यहाँ पे तो इनका इफेक्ट बहुत कम है, क्योंकि ये 2 बराबर के नंबर डिवाइड होके आ रहे हैं, तो इनका इफेक्ट बिल्कुल कम हो गया, चेंज हो भी जाएंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, और आपके पास बहुत ही सादी सी एक्सप्रेशन आ गई, दैट इज द एक्स नॉट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ई आई, दैट इज द इनपुट डिवाइड बाय द फीडबैक रेशियो। अब क्योंकि ये सिर्फ एक ब्लॉक है और ये आपका एम्पलीफायर है, कॉइल नहीं है और स्प्रिंग नहीं है, ये एम्पलीफायर है, आप इसको आइसोलेट करके इसको इतना आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रख सकते हैं और इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं, और इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो एनवायरमेंटल इफेक्ट से थोड़े से आज़ाद हो और एनवायरमेंटल इफेक्ट इसके ऊपर इतना ज़्यादा असर ना करता हो, ये वाला एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये वाला। तो एम्पलीफायर के ऐड करने की वजह से आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैंसिल आउट हो गए, और ये आपका टॉपिक था। आई होप के यू गेट इट, और हमेशा बस समरी के तौर पे याद रख लें कि जो सिस्टम एनवायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है उसके अंदर बीच में हाई गेन का एम्पलीफायर डाल दें, जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये रहा। और एम्पलीफायर बगैर फीडबैक के नहीं आता, इसलिए फीडबैक पाथ भी ज़रूरी है, ये वाला फीडबैक पाथ नीचे। आई होप दैट दिस क्लास वॉज यूजफुल फॉर यू, और इंशाल्लाह जो है हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जब तक तो कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाता। So I'm just stopping the recording now. Allah Hafiz.